हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। एक बार फिर से मैं हूं अरुण और आप सभी विद्यार्थियों के साथ जुड़ चुका हूं कक्षा 12वीं का गणित विषय लेकर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी अपने समस्त विद्यार्थियों को कक्षा 7 से लेकर 12 तक आपके विद्यालय के समस्त विषय पूरी तरह से फ्री पढ़ाते हैं। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को कहीं पर भी कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह से मुफ्त है। कहीं पर भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस देखो, पढ़ते रहो। चलिए आज शुरुआत करते हैं। सारणिक अध्याय में अध्याय नंबर 4 कक्षा 12वीं का ये है और गणित विषय में आज हम लोग उपसारणिक और सहखंड के बारे में बात करेंगे। आपको पता है उपसारणिक क्या होते हैं? अगर नहीं पता है तो अभी डिस्कस करेंगे। सहखंड क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि आपको बहुत सी चीजें और भी यहाँ बताई जा सके। बहुत कुछ आपको सारणिक में ऑलरेडी बताया जा चुका है, एक बार उससे पहले जाकर देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। जो लोग पहली बार इस लेक्चर में आ रहे हैं, इस लेक्चर को देखेंगे तो हो सकता है आपको बहुत सी चीजें समझ में ना आए। अगर आपने पुराने वीडियो सारणिक के नहीं देखे हैं तो एक बार जाके सारणिक को देख लीजिए। बहुत सारे वीडियो हो चुके हैं। हम बात करते हैं उपसारणिक और सहखंड के बारे में। अंग्रेजी में इसे माइनर और कोफैक्टर कहा जाता है। अब हमारे पास एक सारणिक होता है। आपको यह तो पता है कि हम कहीं पर भी अगर इस अध्याय में बात कर रहे हैं तो वो एक ही चीज है जिसे कहा जाता है सारणिक। एक नंबर को लिखने का तरीका, या यूं कहें कि हर अवयव के साथ एक नंबर या जो उस अवयव से संबंध रखता हो। जैसे मैं सारणिक के बाद एक छोटा सा पार्ट आता है जिसे कहा जाता है उपसारणिक। इस चीज को, इस सीक्वेंस को ध्यान में रखना। मैं सीक्वेंस यहां बना देता हूं ताकि आप लोगों के लिए ज्यादा परेशानी ना हो। मैं सारणिक और उपसारणिक तीनों के बारे में बात करता हूं। सबसे पहले आपके सब सीक्वेंस में सामने आएगा सारणिक, सारणिक के बाद उपसारणिक और उपसारणिक के बाद आएगा सहखंड। ये तीनों एक, मतलब सारणिक जो है, सारणिक तो अकेला है, सारणिक से बनाया जाएगा उसका उपसारणिक, और उपसारणिक से बनेगा सहखंड। डन है। अब ये बनेगा कैसे वो देखिए। किसी भी सारणिक, इसे लिख लो यार ना, किसी भी सारणिक के aij अवयव का उपसारणिक सबसे पहली बात, सारणिक के किसी भी अवयव का उपसारणिक होता है। जैसे मान लीजिए सारणिक में एक एक नाम का अवयव है तो उसका अपना अलग एक उपसारणिक है। एक दो नाम का अवयव है, उसका अलग उपसारणिक है। और यह निकाला कैसे जाता है देखना। सारणिक में से आई वाली पंक्ति एवं जे वाला स्तंभ हटाकर बनाया गया सारणिक होता है। अब मैं बताता हूं ये कहानी है क्या। जैसे, मतलब उम्मीद है आपको समझ में कम आई चीज होगी। जैसे मान लीजिए ए नाम का एक सारणिक है। अपन दो कोटि के सारणिक की बात करते हैं। दो कोटि का सारणिक कैसे लिखा जाता है? एक तो इसमें अवयव होता है A11, A12, A13 और A14। अब इस सारणिक में आपके सामने कितने अवयव हैं? 4 अवयव हैं। इन चारों अवयव में, सुनना मेरी बात, इन चारों अवयव के आप अलग अलग उपसारणिक निकाल सकते हो। जैसे A11 का उपसारणिक, A12 का उपसारणिक, A13 का उपसारणिक और A13 नहीं, सॉरी, इसे A21 और A22 लिखते हैं ना। A21 और A22। जैसे सबसे पहले मैं बोलता हूं कि A11 का उपसारणिक क्या होगा।
तो देखना क्या होगा, A11 को सबसे पहले आपने दिखा सर A11 दिखा, A11 जिस पंक्ति में आया, अब A11 पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, ये पहली पंक्ति ये पहला स्तंभ, तो जिस पंक्ति और स्तंभ में A11 आया है उसे हटा दो। अब उसके अलावा क्या बचा, A22, तो A22 इसे एक सारणिक के रूप में लिख दो, यही इसका उप सारणिक है, ये लिखा A22 और इसका मान निकालोगे तो आएगा A22, क्योंकि मुझे पता है कि यदि एक कोटि का सारणिक है तो उसका मान हमेशा वही होता है जो संख्या उसमें लिखी होती है। एक बार आप चाहो तो वेरीफाई कर लो। तो ये A22 है। फाइनली देखो, ये बेसिकली एक सारणिक है, ये मापांक नहीं है ना, सारणिक है। अगर एक कोटि का सारणिक होता है ना तो उसका मान वही होता है जो अंदर लिखा होता है। अब यदि यहीं पर आपसे बोला जाए कि A12 का सारणिक, तो A12 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में आया है उसे हटा दो, सीधी सीधी बात यही है। उसके बाद A21 का सारणिक, तो A21 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आया उसे हटा दो, बाकी जो सारणिक बचता है उसके बारे में बात कर लो। तो अपन एक छोटा सा उदाहरण लेके इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक सारणिक है A जिसके अवयव है 3, -2, 4 और 15। आपसे यहां पर 4 चीजें पूछी हुई है। पहला, A11 का सारणिक। अब ये A11 का सारणिक नहीं, उप सारणिक, क्या बोल सकते हैं, उप सारणिक। A11 का उप सारणिक, ओके। अब A11 का मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। अब A11 जैसे मैंने लिखा कि AIJ में हम क्या करेंगे, I वाली तो पंक्ति हटा देंगे और J वाला स्तंभ हटा देंगे। तो ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ हटाया, बचा क्या, 15। तो इसका जो उप सारणिक है वो 15 है। इसे अपन ने सारणिक के रूप में लिख दिया। उसके अलावा अगर बाकी क्या हुए आपसे पूछे, ये -2 है ना यहां पर, अगर मैं यहीं पर दूसरा A12 का उप सारणिक पूछूं, इसका उप सारणिक कितना होगा, तो बड़ा सिंपल है। A12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पंक्ति नंबर 1 स्तंभ नंबर 2, बचा क्या, 4, तो इसका उप सारणिक बचा 4। अब इसका मान तो 15 ही आएगा, इसका मान भी 4 आएगा। वैसे इसे हटाया और इसे हटाया। वैसे नेक्स्ट केस में आपसे पूछा जाएगा कि A21 का उप सारणिक। A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति कौन सी, दूसरी पंक्ति ये वाली, पहला स्तंभ ये वाला, बचा क्या, ये वाला अवयव जिसे आप कह सकते हैं -2, और ये सारणिक है, मापांक नहीं है, इसीलिए इसका मान -2। आखिरी चीज, अगर चौथा और क्या बोल सकता है, आखिरी बचा हुआ है A22 का उप सारणिक। इसे लिखा जाएगा A22 मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ हटाया तो ये बचा, और बेसिकली ये बचा 3, जिसे आपने लिखा 3। अब एक यहां पर शब्द का प्रयोग भी होता है, ठीक है, अपन सब एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर किसी अवयव AIJ का उप सारणिक निकालना है, AIJ का उप सारणिक, तो उप सारणिक को अंग्रेजी में माइनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइनर, और इसीलिए इसे लिखा जाता है M बड़ा और IJ। क्या लिख सकते हो, MIJ। AIJ का उप सारणिक MIJ। जैसे यहां पर अगर मैं लिखना चाहूं A11, तो A11 का मतलब है पहली पंक्ति पहले स्तंभ का उप सारणिक, M11 का मतलब A11 का उप सारणिक, M12 का मतलब M21 का मतलब और M22 का मतलब। तो 12 का मतलब पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मतलब A12 का उप सारणिक,
M21 का मतलब A21 का उपसारणिक, M22 का मतलब A22 का उपसारणिक। क्या ये बात क्लियर है? अभी अपन 3 कोटि के सारणिक को भी देखने वाले हैं। हालांकि 3 कोटि के सारणिक में सब कुछ निकालना संभव नहीं है, मतलब संभव तो है लेकिन कैलकुलेटिव हो जाता है काफी। जैसे मान लीजिए एक A नाम का सारणिक है जिसमें लिखा है 3, 6, 4, -2, 0, 4, 3, 2 या 13, 12, 11। आपसे 3 सवाल पूछता हूं फटाफट, है ना। पहला M32, M12 और M21। आपको ये 3 माइनर निकालने, 3 उपसारणिक निकालने। तो अगर मैं M12 के बारे में गया तो M32 के बारे में गया, M32 का मतलब है तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति कौन सी? ये वाली। दूसरा स्तंभ कौन सा? ये वाला। इन दोनों को हटा दिया। इन दोनों को हटाने के बाद जो सारणिक बचा, अब जो सारणिक बचा ना उसमें 3 है, 4 है, -2, 4 है, तो ये वास्तव में 3, 4 और -2, 4 है, ऐसा कुछ। ये है सारणिक। पहले वाले में तो 2 कोटि का था तो दिक्कत नहीं आई, यहां पर 2 कोटि का उप सारणिक बना है। अब इसका मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है सर कि अगर ABCD ऐसा 2 कोटि का सारणिक है तो इसका मान क्या आता है? A का D में गुणा कर दो माइनस B का C में गुणा कर दो। तो यहां पर 3 का 4 में गुणा करो, 3 गुणा 4 माइनस 2 का 4 में गुणा करो, तो 12 प्लस 8 20 हो गए। तो M12 का मान 20 है। सीधा सीधा तौर पे अगर कहूं कि M12 का मान जो मैंने पूछा था या M32 का मान 20 है। नेक्स्ट आता है M12। M12 मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। अगर इसे देखोगे, इसे हटाया तो क्या बचा? -2,4 और 13,11। तो ये -2 का 11 में गुणा किया अपन ने तो क्या मिला? -2 गुणा 11 माइनस 13 का गुणा 4 में किया तो 4 गुणा 13। तो भाई साहब ये तो -22 और -52, तो ये बचेगा -74। इसका मान कितना? -74। तो M12 -74। नेक्स्ट M21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 6, 11, 4, 12, तो बस 6, 4 और 11, 12, 6, 4 और 12, 11, ये दोनों और ये दोनों। क्या करोगे? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, 6 का 11 में गुणा माइनस 4 का 12 में गुणा, तो 66 माइनस 48 बचा 18। बस, तो M21 का मान कितना? 18। क्या ये बात ठीक है? डन है ना? तो इसी प्रकार से आप हर अवयव का उपसारणिक निकाल सकते हैं। हमने तो 3 के निकाले, इसका भी उपसारणिक निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी निकलेगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब अगर यहां पर आपको यह बोले कि 11 का उपसारणिक कितना है, तो 11 का मतलब क्या है? A33, तीसरी पंक्ति तीसरा अवयव, तो इन दोनों को हटा दो, बाकी ये दोनों रह जाएंगे, तो ये चारों बच जाएंगे। इस प्रकार से एक छोटी सी बात यहां नोट करके लिख लेना। नोट क्या है? किसी n कोटि के सारणिक, मतलब आपके पास सारणिक n कोटि का होगा, 2 कोटि होगी, 3 कोटि होगी, 4 कोटि होगी, के अवयवों का उपसारणिक किसी भी n कोटि के सारणिक के अवयवों का उपसारणिक की कोटि
n-1 होती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे बताऊं, ठीक है, इस प्रश्न में सारणिक की कोटि 2 थी। कितनी थी? 2 थी, है ना। यहां पर सारणिक की कोटि कितनी? 2। 2 पंक्ति 2 स्तंभ। तो जितने भी उपसारणिक आए, जैसे ये उपसारणिक तो 1 पंक्ति 1 स्तंभ, यहां पर भी 1 पंक्ति 1 स्तंभ। अगले वाले केस में यहां पर सारणिक की कोटि 3 थी, 3 ही थी ना। तो यहां पर चूंकि सारणिक की कोटि 3 थी, इसीलिए उपसारणिक कितने क्या है? 2, 3 कोटि 3 मतलब 3 पंक्ति 3 स्तंभ। तो उपसारणिक में कितने आए? 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 क्रॉस 2, ये भी 2 क्रॉस 2 और ये भी 2 क्रॉस 2। तो अगर ऐसे 10 कोटि का सारणिक है, मतलब अगर उसमें 10 पंक्ति और 10 स्तंभ है, तो उपसारणिक कितने का होगा? 9 पंक्ति 9 स्तंभ, n-1 होती है। अब उपसारणिक के बाद हम सहखंड परिभाषित करते हैं। क्या परिभाषित करते हैं? सहखंड। अपन ने देखा ना, आपने ये तो देखा ना कि अपन ने उपसारणिक पढ़ लिया। हर सारणिक का एक उपसारणिक होता है, या हर अवयव का उपसारणिक होता है ना। तो अपन ने लिखा कि भाई साहब, एक था अवयव, सारणिक से क्या निकाला? इसको अपन फिर से बनाते हैं। अपन ने सारणिक से अवयव निकाला और उस अवयव का उपसारणिक बनाया। ठीक है क्या? इसे डिटर्मिनेंट कहते हैं अंग्रेजी में। इसे एलिमेंट कहते हैं जो उसके अंदर होता है, और इसे माइनर कहते हैं। अब माइनर से बनाया जाता है सहखंड। हर अवयव का जैसे माइनर होता है, वैसे हर अवयव का सहखंड होता है। तो सीधी सीधी बात है, aij अवयव का सहखंड। ये कैसे निकलेगा? सहखंड को अंग्रेजी में कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोफैक्टर। और ये निकलेगा कैसे? बड़ा सिंपल है। और इसे निरूपित किया जाता है Cij से। अंग्रेजी में कोफैक्टर कहते हैं, इसीलिए Cij से। और ये बनेगा उपसारणिक से। अब उपसारणिक से कैसे बनेगा ये बताता हूं। उपसारणिक से ही सहखंड बनेगा। ये प्रोसेस याद रखना है ना। क्यों याद रखना? क्योंकि आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि पहले कौन आया, कोफैक्टर के माइनर। पहले माइनर बाद में कोफैक्टर। सारणिक, सारणिक से अवयव, अवयव से सहखंड, उपसारणिक, उपसारणिक से सहखंड। और इसे Cij को निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। -1 की घात में i प्लस j कर दो। अब i और j कहां से मिलेगा? अवयव से मिलेगा। जैसे अवयव 1,2 है तो -1 की घात में 1 प्लस 2, और इसका गुणा कर दो इसके उपसारणिक में। दिखने में थोड़ा कैलकुलेटिव है, ठीक है, पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैं बता देता हूं ये कैसे निकलेगा। -1 की घात i प्लस j। अब यार -1 की घात में कुछ नहीं करना। अगर -1 की घात कोई सम संख्या आती है तो ये 1 हो जाता है, और -1 की घात कोई विषम संख्या आती है तो ये -1 हो जाता है। यही होता है ना, यही दो चीजें होती है ना, 1 और -1। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ठीक है, तो कोफैक्टर के बारे में चिंता करने की दिक्कत नहीं। माइनर अगर आपको समझ में आया तो, जैसे यहां पर अगर अपन बात करें इन सभी अवयवों की, अब मैं इनके बारे में बात करता हूं। M11 अपन ने निकाला, M11 अपन ने निकाला। अब आपको निकालना है C11, C12, C21 और C22। तो C11 का सूत्र -1 की घात, यहां 1 है तो 1 प्लस 1 और साथ में M11। M11 आपके पास है, यह आ जाएगा -1 की घात 1 प्लस 2, 1 2 है तो 1 प्लस 2। यहां पर M11 या M12 मल्टी गुणा में M12 गुणा करना है। गुणा क्या करना है? M12। वैसे ही -1 की घात 2 प्लस 1 M21, और यहां पर -1 की घात 2 प्लस 2 M22। यही है।
डन है ना। अब देखो -1 की घात अगर मैं m11 निकालूं तो -1 की घात 1 + 1 2 है, -1 की घात 2 तो धनात्मक संख्या होगी क्योंकि सम संख्या है, तो इसका मान सीधा 15। -1 की घात 1 + 2 -1 की घात 3 जो कि ऋणात्मक संख्या होती है, और m12 गुणा करोगे तो -1 × 4। यहां पर भी -1 की घात 3, तो ये -1 की घात 3 माइनस आगे और माइनस यहां पर, तो ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये खुद ही माइनस था। और उसके बाद ये तो धनात्मक होगा, 2 + 2 4, -1 की घात 4 एक धनात्मक संख्या है और ये मिल जाएगा 3। इस प्रकार से अब इसे निकालने का एक और सिंपल सा तरीका है। सिंपल सा तरीका ये है कि आपके सामने जो सारणिक है उसमें कितने अवयव है, 4 है ना। तो आप शुरुआत कीजिए प्लस से, प्लस माइनस, या मतलब एक बार प्लस एक बार माइनस, बिल्कुल ऐसा लिखा, प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ऐसा मतलब ऐसा है कि इसके उपसारणिक और सहखंड में प्लस का चिन्ह रहेगा। जैसे यहां पर देख लो, यहां पर भी प्लस है, यहां पर भी प्लस है, जो उपसारणिक आया वही सहखंड आया। बाकी इन दोनों के 1 2 और 2 1 इनके उपसारणिक के आगे माइनस का चिन्ह लगाओगे तब जाके सहखंड आएगा। ये 2 कोटि के में है। अगर मैं 3 कोटि के में बात करता हूं, हमने इनको कैलकुलेट किया था। अब M23, M12 और M21 ये सब आपके सामने है। मैं यहां से इससे आपको उपसारणिक निकाल सहखंड निकालना सिखाता हूं। इसी प्रश्न में अगर बोले कि C32 कितना है, C12 कितना है और C21 कितना है, तो गौर से एक बात को नोट करके रख लो कि बिना माइनर के, बिना उपसारणिक के आप सहखंड नहीं निकाल सकते हैं। तो बिना उपसारणिक के अगर आप सहखंड नहीं निकाल सकते हैं तो यहां से बनेगा -1 की घात 3 + 2 और M32, -1 की घात 1 + 2 M12 और -1 की घात 2 + 1 M21। क्या ये बात ठीक है? यहां -1 की घात कितनी, 5, M12 का मतलब 20, -1 की घात 3, M12 का मतलब -74, और यहां पर -1 की घात 3 और इसका मतलब 18, कितना, 18। तो भाई साहब ये मिलता है -20, ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी -18। दूसरा तरीका मतलब सीधा सीधा निकालने का। बेसिकली देखो, जो लड़ाई है वो चिन्ह की ही है कि माइनस आएगा कि प्लस आएगा। बाकी अगर बात करो कि ये आया C32, तो ये उसके माइनर में -1 का गुणा हो गया, इसमें भी -1 का, इसमें भी -1 का। बाकी तो फॉर्मूले में कोई अंतर थोड़ी ना है। जो माइनर है मतलब जो उपसारणिक है वही सहखंड है ना। जो उपसारणिक है, ये MIJ का मतलब उपसारणिक है, बता तो चुका हूं, लेकिन अगर लिख रहे हो सवाल में तो AIJ का उपसारणिक। उपसारणिक और सहखंड में कुछ नहीं है, बस ये माइनस आएगा कि प्लस आएगा ये डिसाइड करना है, यही करना है ना। तो मैं आपको बढ़िया सा तरीका बताता हूं। अगर 3 कोटि का सारणिक है, तो अगर 3 कोटि का है तो पहले के आगे प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, मतलब पहले अवयव में सारणिक और सहखंड के बीच में, उपसारणिक और सहखंड के बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। जैसे 3 2 मतलब ये वाला अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, क्या आया, माइनस, इसीलिए अपन ने माइनस लगा दिया 20 के आगे, क्योंकि -1 की घात 5 भी माइनस ही आया। 1 2 मतलब पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, माइनस आया, 2 1 ये भी माइनस आया। इतनी सी बात है, डन है। तो अपन इस पे एक आध उदाहरण कर लेते हैं, बिना उदाहरण के आगे नहीं बढ़ेंगे, चिंता ना करो, ये सब जानकारी में हटाता हूं और उदाहरण पे आपको लेकर जाता हूं, ठीक है। जैसे सारणिक डेल दिया है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 का उपसारणिक निकालिए। तो अपन ने लिखा जो अवयव 6 है, 6 अवयव है कौन सा? वैसे 6 अवयव दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का अवयव है, तो ये A23 है। ऐसा बोल दूं क्यों? क्योंकि 6 जो है वो दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है। ठीक है, तो इसका उपसारणिक निकालने का मतलब है M23 निकालना। M23 का मतलब है A23 का उपसारणिक। कैसे आएगा M23? जिस पंक्ति में ये उपस्थित है उसे हटाओ, जिस स्तंभ में ये उपस्थित था उसे हटाओ। क्या बचा? 1 2 7 8, बस तो 1 2 7 8 लिख दिया सारणिक के रूप में। अब कैसे निकालोगे? इसका इसमें गुणा 8 माइनस इसका इसमें गुणा 14 आया -6। यह है इसका उपसारणिक, किसका? 6 का। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं M23 या 6 का उपसारणिक या A23 का उपसारणिक। अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता कि C23 कितना है, अगर पूछा जाता कि C23 कितना है, तो वो सिंपल था। क्या करते? -1 की घात 2 + 3 और M23। अब -1 की घात 2 + 3 कितना होता है? -1 की घात 5 और ये -6, तो -1 की घात 5 तो -1, साथ में -6, तो यहां से आंसर आ जाता 6। पर हमसे सिर्फ यही पूछा था तो हम इसी को आंसर लिख देंगे। वो पूछा नहीं था वैसे आप लोगों से, चिंता ना करो। डन है? चलिए प्रश्न नंबर 19 भी समाप्त, मतलब उदाहरण नंबर 19। सारणिक 1 -2 4 3 के सभी अवयवों का उपसारणिक और सहखंड लिखिए। ऐसा सवाल हमको पता होता तो अपन वही कर लेते। ठीक है, चलो यार, सबसे पहले बात करते हैं M11, मतलब पहले पंक्ति पहले स्तंभ। M12, फिर M21 और M22। M11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, जिस पंक्ति में आया जिस स्तंभ में आया उसे हटाया, बचा क्या? सिर्फ 3, तो 3 का सारणिक तो 3 ही होगा। दूसरा M12 ये अवयव, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में आया उसे हटाया, बचा 4, तो इसका मान 4। नेक्स्ट 21, इसे हटाया इसे हटाया, कितना बचा? -2, तो ये यहां से -2। नेक्स्ट है ये बचा, इसे हटाया इसे हटाया, तो यहां से बचा सिर्फ 1, इसका सारणिक 1। यहां ये मापांक नहीं है, मैं फिर से बता देता हूं। डन है? ओके। अब C11, C12, C21 और C22, Cij कैसे निकलता है? तो -1 की घात में i + j लगाओ और साथ में Mij लगाओ। -1 की घात में 1 + 1 लगेगा, M11, साथ में -1 की घात में 1 + 2 लगेगा और M12। -1 की घात में 2 + 1 लगेगा, M21, और -1 की घात में 2 + 2 लगेगा, M22। -1 का वर्ग M11 3, -1 की घात 3 यहां 4, -1 की घात 3 यहां -2 और -1 की घात 4 यहां 1। इतना -1 की घात -1 का वर्ग 1 का गुणा 3 में तो 3, यहां पर -1 की घात 3 -1 का गुणा 4 तो -4, और यहां पर ये 2 और यहां पर 1। इस प्रकार से माइनर, अब देख लो माइनर और कोफैक्टर में, मतलब उपसारणिक और सहखंड में ये प्लस है तो ये प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है तो ये प्लस है, मतलब है दोनों बराबर, बस प्लस और माइनस का अंतर है। हालांकि प्लस माइनस के अंतर में चीजें बराबर नहीं होती, लेकिन सिर्फ प्लस और माइनस का अंतर है और कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। खैर, प्रश्न नंबर 20 भी समाप्त होता हुआ। अगला प्रश्न
A11 और A12 के उपसारणिक और सहखंड निकालिए इस प्रश्न में। अब A11 मतलब ये वाला अवयव, इसे हटाया, इसे हटाया, तो मैं लिख सकता हूं M11। M11 मतलब ये जो सारणिक बन रहा है ना, A22, A23, A31 या A32 और A33, ये तो इसका उपसारणिक है। चाहो तो इसको कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो कि अगर मैं यहां पर M11 का मान निकालूं तो M11 का मान इसको इसमें गुणा किया, A22 का A33 में गुणा, माइनस A23 का गुणा A32 में, ये M11 है। और अगर मुझे यहीं पर C11 निकालना पड़े तो C11 का मतलब कितना है, -1 की घात 1 + 1 M11। अब -1 की घात 1 + 1 तो 1 ही होता है, तो C11 का मतलब हो जाएगा, देखो ये तो होगा 1, तो ये M11 के बराबर। तो यहां से आ जाएगा A22 A33 माइनस A23 और A32। नेक्स्ट आता है A21। 21 मतलब कौन सा अवयव, ये वाला अवयव, तो इसे हटाया, इसे हटाया। नेक्स्ट वाले के बारे में अगर मैं बात करूं तो आता है M21, 1 2 1 3 3 2 3 3, तो 1 2 1 3 3 2 3 3, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, क्या मिलेगा, M21 A12 A33 माइनस A32 A13। और इसको निकलने के बाद अगला निकलता है C1 या C21, इसी का कोफैक्टर भी निकालोगे तो C21 का मतलब -1 की घात 2 + 1 M21, और -1 की घात 2 + 1 मतलब -1 की घात 3, -1 की घात 3 तो ऋणात्मक होता है, तो C21 माइनस A12 A33 माइनस A32 A13, इसका मान ये था, उठा के यहां रख दिया, -1 की जगह -1, बस और कुछ नहीं। इस प्रकार यह उदाहरण भी समाप्त हो जाता है। चलिए अगला, वाओ बढ़िया सवाल है कि सारणिक 2 - 3 5 6 0 4 1 5 - 7 के अवयवों के उपसारणिक और सहखंड ज्ञात कीजिए समस्त अवयवों के। साथ ही स्पष्ट कीजिए कि A11 A31 A12 A32 A13 A33 बराबर 0, यहां बड़ा A का मतलब सहखंड है। फटाफट देखो क्या कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, मतलब एक पॉइंट है, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, यहां वो जरूरी है। यदि हम किसी भी सारणिक के कोई भी एक पंक्ति और या फिर आप स्तंभ पकड़ सकते हैं, किसी भी पंक्ति और उसके स्तंभ को के उसके जो अवयव हैं, हर अवयव को अगर हम उसके सहखंड से गुणा करेंगे तो हमें सारणिक का मान मिलेगा। अगर आपके सामने ऐसा कोई सारणिक लिखा है, मैं आपको इस बात को थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए A11 A12 और A12 A13 A21 A22 A23, साथ ही साथ A31 A32 और A33 है। अब इस केस में मान लीजिए ये A नाम का सारणिक है। अब इस A नाम के सारणिक में आपको इसका मान निकालना है, और A नहीं, अपने इसको डेल बोल देते हैं। तो ये है डेल और आपको इसका मान निकालना है। मान लीजिए आपको जो पंक्ति पसंद है या जो स्तंभ पसंद है, आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने नोट किया कि सर हमें ये वाली पंक्ति पसंद आई और हम मान निकालना चाहते हैं सारणिक का, तो डेल का जो मान होगा वो वास्तविक में आपने A31 को C31 से गुणा किया, A31 को C31 से, प्लस A32 को C32 से, और A प्लस A33 को C33 से, जहां पर CIJ का मतलब है
आई जे अवयव का या ए आई जे का सहखंड। सो बेसिकली अगर आपको लगता है कि सर नहीं हमको यहां से नहीं निकालना चाहिए था, हमको यहां से मान निकालना था, तो भी कोई बात नहीं। आप सबसे पहले A21 को लिए, A12 को लिखे, पहला अवयव A12, तो A12 को C12 पे लिखा, A22 को C22 के साथ। अब A22 और C22 कैसे निकालना है इसके बारे में तो आपको पता है। A32 को C32 को ऐसे। अब आप यदि ये किया तो, और यदि आपने एक पंक्ति को किसी दूसरी पंक्ति के सहखंड से गुणा कर दिया, या फिर एक स्तंभ को किसी दूसरे स्तंभ के सहखंड से गुणा कर दिया, तो सारणिक का मान 0 होता है। आपको यहां पर यही सिद्ध करना है बेसिकली। तो आइए शुरुआत करते हैं। फिर सबसे पहले आपको इसके सारे अवयवों के उपसारणिक और सहखंड लिखने हैं। पहला स्टेप तो ये है, और उसके बाद आपको ये सिद्ध भी करना है कि A11 का गुणा A31 में, और यहां A31 जो है वो सहखंड है। यहां पर हम जो प्रयोग अभी तक कर रहे थे CIJ, प्रश्न में उसको AIJ लिखा हुआ है। मैं लिख देता हूं, AIJ का मतलब क्या है? AIJ का मतलब है IJ अवयव का या AIJ का सहखंड। तो सबसे पहले उपसारणिक और सहखंड कैलकुलेट करते हैं। आपके सामने सारे अवयव हैं। सबसे पहले आप इसे एक साइड बना सकते हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन होने वाला है, क्योंकि हमें 9 के 9 अवयव का उपसारणिक और 9 के 9 अवयव का सहखंड निकालना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं M11, M12, M13। फर्स्ट केस हम निकालने जा रहे हैं M11, M12 और M13। कैसे निकालोगे यार? कैसे निकालोगे? M11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव, ये वाला हटाया, ये वाला हटाया, 0 4 5 माइनस 7। तो मैंने लिखा 0 4 और 5 माइनस 7। यहां पर 0 4 5 और माइनस 7। एक सारणिक ये, दूसरा सारणिक। अभी दूसरे अवयव के बारे में बात करनी है, मतलब M2 मतलब ये वाला अवयव, तो ये चीज हटा दो। 6 4 1 माइनस 7, तो यहां से मिलेगा 6 4 1 माइनस 7, यही था। उसके बाद तीसरा वाला अवयव मतलब ये वाला अवयव जो कि आपके सामने यहां पर 5 लिखा हुआ, इसे हटा दिया। 6 0 1 5, 6 0 1 और 5, ऐसा कुछ। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा। तो क्या मैं 0 का -7 में -4 का 5 में गुणा, जिसका मतलब -20 होगा। क्लियर है? उसके बाद 6 का इसमें और 4 का इसमें, तो 6 का -7 में गुणा, -4 गुणा 1 जो कि आना चाहिए -46। इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, 6 का 5 में और 0 का 1 में, जिसका मतलब 30 है। डन है। उसके बाद हम अगर बात करें अगले अवयव के बारे में, बाकी के अवयव भी तो निकालने पड़ेंगे, बाकी के उपसारणिक M21, M22 और M23, इनको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो M22 तक करते हैं, M23 अगले पन्ने पर कर लेंगे। तो M22, M21 का मतलब अभी आपने दूसरी पंक्ति को पकड़ा, ये अवयव, ये पूरी की पूरी पंक्ति और स्तंभ हटाया, -3 5 और 5 -7, तो यहां से मिलता है -3 5 और 5 -7। इसका इसमें गुणा किया 21, -3 का -7 में। चलो इसको निकालते हैं। उसके बाद दूसरे वाले के लिए आप क्या करेंगे, इसे और इस पंक्ति को हटा देंगे। A22 का मतलब क्या है? दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का अवयव, ये वाला 2 5 और 1 -7, तो यहां से मिला 2 5 और 1 -7। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसका इसमें गुणा किया तो -3 का -7 में गुणा और 5 का 5 में गुणा, तो ये मिलेगा -4, 7 3 21 -25। फिर इसका इसमें गुणा किया तो 2 का -7 में गुणा और 5 का 1 में गुणा, तो -19।
ये तो हुए 5 अवयव, बाकी के और बचे हैं। बाकी के और कैसे निकलेंगे? तो बाकी के और इस प्रकार निकलेंगे, M31 नहीं, उसके पहले एक और अवयव बच गया है, M23, उसके अलावा M31, M32 और M33। चलिए कैसे निकालेंगे? M31 अभी ना ये वाली पंक्ति और ये वाला स्तंभ जाएगा, 2 माइनस 3 1,5, तो यहां से मिलेगा 2 माइनस 3 1,5। क्लियर है? बिल्कुल। आगे अगले अवयव, अगले 3 और निकालने, इसमें से ये हटाया, तीसरी पंक्ति पहला अवयव कैसे निकलेगा? 3 माइनस 3 5 और 0,4। नेक्स्ट 2 5 6 4, दो माइनस 3 और 6,0। कैलकुलेशन करें, 5 का 2 में गुणा माइनस 3 का 1 में गुणा, तो यह आ जाएगा 13। इसका इसमें गुणा, बाकी तो 0, तो -3 गुणा 4 -5 गुणा 0, तो यह आया -12, यही आएगा। नेक्स्ट है इसका इसमें गुणा, और इसका इसमें गुणा, क्या ये बात क्लियर है? डन है। चलिए अब उसके बाद आपको निकालना है C11, C12, C13। मतलब अभी प्रश्न में आपको C11 की जगह A11, A12, A13 दिया है, तो मैं यहां पर क्या क्या करूंगा, मैं इसे मान लेता हूं A11। A11 का मतलब सहखंड, M11 का मतलब है, मैं यहां लिख देता हूं यार, MIJ का मतलब क्या है? MIJ का मतलब है उपसारणिक। क्या है? उपसारणिक। चलिए, तो MIJ का मतलब उपसारणिक, तो M11 उपसारणिक निकला। अब इसका सहखंड निकालेंगे, तो कैसे? A11 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 M11, यही निकलेगा ना? क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सहखंड निकालूं AIJ, तो वो क्या होता है, ये जो AIJ लिखा है इसको -1 की घात में I प्लस J लिख दो, साथ में MIJ लिख दो। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद अगले में A12 -1 की घात 1 प्लस 2 M12, ऐसा कुछ। सेम केस A13 -1 की घात 1 प्लस 3 M13। नेक्स्ट है M21, M22, तो मैं यहां से अगर लिखने की कोशिश करूं, A21 इसका मतलब -1 की घात 2 प्लस 1, और यहां M21, और यहां से A22 का मतलब है -1 की घात 2 प्लस 2 और M22। अब -1 की घात सम संख्या 1 होती है, -1 की घात विषम संख्या -1 होता है, तो ये सम, ये -20, तो आखिरी में -20 आंसर मिलेगा, है ना? उसके बाद M12, ये माइनस और ये 46 है माइनस का, तो माइनस माइनस धनात्मक। उसके बाद ये पॉजिटिव होगा और ये 30 है, तो यहां से ये 30 मिल जाएगा। आफ्टर दैट ये -4, ये ऋणात्मक, तो ये मिला के 4, और ये -19, ये भी पॉजिटिव है, तो -19 आ जाएगा। सेम चीज है यार। अब अगले पे बढ़ते हैं, आगे के और बचे 2-3 कुछ इस प्रकार से। AIJ या A23 बराबर -1 की घात 2 प्लस 3 M23। वैसे ही यहां से A31 -1 की घात 3 प्लस 1 M31। उसके बाद
a32 माइनस 1 की घात 3 प्लस 2 m32, a31 माइनस 1 की घात 3 प्लस 1 m31। ओके, अगर मैं 2-3 के बारे में बात करता हूं, ये 13 है, इस पे पावर नेगेटिव तो -13, ये 4 है, यहां पर -12 तो -12 ही रहेगा, -1 की घात 4 1 रहेगा, यहां पर ये -1 और -22 मिला के 22, और ये 18 और ये 4 तो मिला के ये 18। सो ये आपके सामने सारे सहखंड आ गए हैं। अब आपको एक छोटी सी चीज और वेरीफाई करनी है कि a11 का a31 से गुणा करो, a12 का a32 से गुणा करो, और a13 का गुणा आप a33 से करो। अब ये 6 की 6 चीज पहले लिख लो, क्या क्या कौन कौन है। अगर यहां पर a11 के बारे में बात करो तो कितना है, a11 मतलब पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव, a12 जो कि -3 है, और a13 ये छोटे वाले लिख रहा हूं यार अभी 5 है। उसके अलावा आपको a31 के बारे में जानकारी भी चाहिए, a32 के बारे में जानकारी भी चाहिए, और a33 के बारे में जानकारी भी चाहिए। देखो कितना है, a31 -12 22 और 18, ये तीनों ही चाहिए आपको। ये 31 नहीं यार, 33 है, सॉरी, यहां पर ये 33 है। तो -12 22 और 18, तो मैंने यहां पर लिखा कि ये तो -12, ये 22 और ये 18। चलिए कैलकुलेट करते हैं यार, है ना। प्रश्न के हिसाब से a11 का अगर मैं गुणा a31 में करता हूं, और a12 का गुणा अगर मैं a32 में करता हूं, प्लस a13 का गुणा अगर मैं a33 में करता हूं, तो ये 0 आना चाहिए। कैलकुलेट करें a11 और ये, तो ये 2 और -12 प्लस -3 के साथ 22 और प्लस 5 के साथ 18, तो कितना आना चाहिए यार, ये -24 और ये -66, तो -24 -66 प्लस 90, तो -24 और -66 मिला के 90 नहीं हो रहे माइनस के, तो ये -90 प्लस 90 विच इज इक्वल टू 0। तो इस प्रश्न में आपने 0 लाना था, सिद्ध करना था, जो कर भी दिया। और मैंने कहा भी है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि a11 a12 पहली पंक्ति के अवयव है। आपने पहली पंक्ति के ये जो अवयव है a11 a12 a13, इनका a31 a32 a33 इस पंक्ति के सहखंडों के साथ गुणा किया है, इसीलिए ये 0 आ रहा है। अगर आप इसका इसी पंक्ति के सहखंड के साथ गुणा करते तो आपको सारणिक का मान आता। चाहो तो एक बार इस चीज को ट्राई करके देख सकते हो। आपके सामने हर पंक्ति के उप सारणिक और सहखंड लिखे, आप सहखंड को अगर उस पंक्ति से गुणा करोगे तो आपके सामने, आप उस पंक्ति के अवयवों से गुणा करोगे तो सारणिक का मान आ जाएगा। डन है। चलिए अगर डन है तो फिर आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्नावली को या इस कॉन्सेप्ट को समाप्त करते हैं। अगर आप इस वीडियो को मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जो हिंदी माध्यम का है, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर देख रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है। आप इसे मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर भी देख सकते हैं। वहां पर जाते ही आपको सबसे पहले अपना माध्यम जो कि हिंदी माध्यम है उसे चयन करना होगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आपको अपनी कक्षा का चयन करना होगा। हो सकता है आप 11वीं कक्षा में हो, 10वीं में हो, जो कक्षा उसका चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो विषय पढ़ना है, जैसे उदाहरण के लिए मैं गणित के बारे में बात करता हूं, मैंने गणित पे क्लिक किया, सारे टॉपिक गणित के खुल के आ गए। जिस टॉपिक पे क्लिक करूंगा, जिस भी टॉपिक पे क्लिक करूंगा, उस टॉपिक के जितने भी वीडियोज है, जितने वो टॉपिक खत्म हुआ है, जो जो टॉपिक वाइज चीजें लिखी है, आप उनमें जिसको पढ़ना चाहें उसको क्लिक कर सकते हैं। सीधा आपको उसका वीडियो सीधा उसका वीडियो आपके सामने चलना शुरू हो जाएगा। बड़ा सिंपल सी प्रोसेस है। बाकी आपको पता है कि हम 7वीं से लेकर 12वीं तक अपने समस्त विद्यार्थियों को पूरी तरह से स्कूली शिक्षा मुफ्त प्रदान करते हैं। इसके लिए किसी भी स्टूडेंट को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और जितना हो सके अपने दोस्तों से और खुद को भी सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली कक्षा में।